हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे आगे, और अभी से कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया। चलिए, लास्ट वीडियो उम्मीद करता हूं आपने देखा है। उसके नेक्स्ट क्या आना चाहिए उस चैप्टर में, उसको आज डिस्कस करते हैं। चैप्टर का नाम मत भूलिएगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, चलिए। तो आज हमारे पास में जो टॉपिक है, हम डिस्कस करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके बाद में इलेक्ट्रोस्कोप, फिर मेथड ऑफ चार्जिंग, किसी ऑब्जेक्ट को किस तरीके से चार्ज किया जा सकता है। बाय फ्रिक्शन एंड बाय कंडक्शन दो मेथड है। एक मेथड और है चार्जिंग बाय इंडक्शन, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो सीबीएसई के सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए इसका एक छोटा सा अलग से वीडियो बना दूंगा, ताकि जो भी अदर स्टेट बोर्ड्स है उनके स्टूडेंट भी इसे अच्छे से देख सके, उनका भी सिलेबस पूरा कवर हो सके। ठीक है ये बात। चलो काम करना चालू करते हैं। तो टॉपिक हमारे पास में है यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो इसी टॉपिक को पहले डिस्कस कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। देखो, यूनिट 11th में आपने पढ़ रखी है, हर एक चीज की पढ़ी भी होंगी। ऑल एंड ऑल जब भी हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो लगभग 30 से 40 यूनिट और डायमेंशन हम लिखाते हैं, उनमें से चार्ज भी एक आता है। और ध्यान में होना चाहिए कि यूनिट दो तरीके की होती है, एक होता है एसआई और एक होता है सीजीएस। ठीक है, ये जनरली जो यूज की जाती है। ठीक है, या तो ऐसा यूज होगा या फिर सीजीएस यूज होगा, और मोस्टली हम एसआई यूनिट को ही डिस्कस करते हैं, ये बात ध्यान में रखें। ठीक है, ऑलराइट। तो काम करना चालू करते हैं। मैं सबसे पहले चार्ज का एसआई यूनिट डिस्कस करता हूं, और उम्मीद करता हूं ये बहुत सारे बच्चों को पता होगा। जिनको भी पता है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या है भैया? तो इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। पहले देखो, चार्ज को डेराइव कैसे करोगे। तो एक फॉर्मूला था, Q डिवाइडेड बाई T इज इक्वल्स टू I। करंट का फॉर्मूला आपने कभी पढ़ा होगा, पढ़ा था। तो यहां से चार्ज इज इक्वल्स टू क्या बन सकता है बच्चों? IT बन सकता है, नहीं बन सकता? बन सकता है ना। चलिए, तो एक यूनिट इस फॉर्मूले से भी आ सकती है, एक एसआई यूनिट इस फॉर्मूले से भी आ सकती है। क्या आ सकती है वो समझिए। करंट का ऐसा यूनिट होता है बच्चों एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है। और टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड। तो एम्पियर इंटू सेकंड कैन बी ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, जिसे आप क्या लिख सकते हैं, ए एस, एम्पियर का ए और सेकंड का एस आप लिख दीजिएगा, एस स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट वन देखिए। अगर इसका दूसरे यूनिट की बात की जाए जो बहुत ज्यादा फेमस है, जो आप सभी को पता भी है, दैट इज कुलाम, है ना। कुलाम होती है ऐसा यूनिट, ये बात ध्यान में रखिएगा। और चार्ज का ऐसा यूनिट कुलाम ही यूटिलाइज किया जाता है। आप बहुत कम बुक्स में एम्पियर सेकंड देखेंगे, है ना। कुलाम ही यूज करते हैं, क्योंकि कुलाम एक साइंटिस्ट का नाम है ना। उन्होंने चार्ज और इलेक्ट्रिक फोर्स में बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए फिर चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, कुलाम है, ये ध्यान में रखिएगा। और कुलाम का रिप्रेजेंटेशन कैपिटल सी से दिया जाता है। किससे दिया जाता है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? कैपिटल सी है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ऐसा यूनिट डन हो गया। या तो एम्पियर सेकंड या कुलाम, एग्जाम में आएगा तो कुलाम लिखेंगे। ठीक है, फिर इसका सीजीएस यूनिट। अब सीजीएस बहुत सारी है, इसकी सीजीएस यूनिट बहुत सारी है। इसकी पहली सीजीएस यूनिट मैं फ्रैंकलिन बता रहा हूं। फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम पे दिया गया था फ्रैंकलिन यूनिट, ये ध्यान में रखिएगा। और इसी फ्रैंकलिन को आगे जाकर के ईएसयू भी कहा गया। ईएसयू मतलब स्टेट गुलाम। एक ही बात है, या तो फ्रैंकलिन बोल दो या फिर स्टेट गुलाम बोल दो। मोस्टली बुक्स के अंदर स्टेट गुलाम ही लिखा हुआ होता है, फ्रैंकलिन नहीं लिखा हुआ होता है। ठीक है, स्टेट गुलाम, या फिर इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टेटिक यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज नॉन एज स्टेट गुलाम। ठीक है, तो आप स्टेट गुलाम लिखिए। और इसका तीसरा जो यूनिट है दैट इज EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज एब गुलाम, ABCOULOMB। ठीक है, एब गुलाम, ये कौन सी है? EM यूनिट है। मोस्टली ESU मतलब स्टेट गुलाम यूज होता है। सीजीएस में अगर आप किसी को भी पूछेंगे ना, तो उसका पहला आंसर स्टेट गुलाम ही आएगा, क्योंकि बुक्स में यही लिखा हुआ होता है, और यही यूटिलाइज भी होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको कोई पूछे तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यार कौन सा बोलूं कौन सा बोलूं। बेझिझक होकर के क्या बोलिए, स्टेट गुलाम होता है भैया। ठीक है, डायरेक्ट ये बोलो कि स्टेट गुलाम है भाई, डन है ये बात। तो एक और इसका यूनिट है फैराडे, एंड द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है भैया ये लार्जेस्ट यूनिट है। वापस से बताता हूं,
लार्जेस्ट चार्ज नहीं, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। वापस से बता रहा हूं, पहली बात तो हर एक जगह ऐसा यूनिट ही यूज होती है, दैट इज कूलाम। अगर गलती से पूछ ले कि क्या होता है सीजीएस यूनिट, तो आप ये बता सकते हैं, और इनमें से आपको सबसे पहले कौन सा बताना है, स्टेट कूलाम ही बताना है। ठीक है, अब इनमें रिलेशन क्या है, रिलेशन क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि नीट में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना, जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर रिलेशन कई बार पूछ लेता है, तो वो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। सबसे पहला समझिएगा, इन रिलेशन से आपको एक और चीज पता चलेगी कि भैया कौन सा ज्यादा और कौन सा कम है, रिलेशन से ये पता चल सकता है। ठीक है, तो रिलेशन क्या है इनमें, सबसे पहला 1 कूलाम, कूलाम बहुत बड़ी यूनिट है, इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलाम, या फिर 3 इंटू 10⁹ फ्रैंकलिन, या 3 इंटू 10⁹ ESU। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि एक कूलाम चार्ज जो है वो एक बहुत बड़ा अमाउंट है, किसी ऑब्जेक्ट के पास में इतना चार्ज जल्दी से नहीं आ सकता। इसलिए आप जनरल अगर आप पढ़ेंगे ना, तो फिर जनरल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर चार्ज कैसा आता है बच्चों, माइक्रो कूलाम आता है, आप यही पढ़ेंगे, माइक्रो कूलाम। ठीक है, यही देखने को मिलेगा आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर, है ना। या फिर आ सकता है पीको कूलाम, पीको, या फिर आ सकता है मिली कूलाम, मिली कूलाम, ये चार्ज के यूनिट है। ठीक है, ये भी चार्ज के ऐसा यूनिट में ही आएंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। माइक्रो का मतलब क्या हुआ, 10⁻⁻6, पीको का मतलब हुआ 10⁻⁻12, मिली का मतलब हुआ 10⁻⁻3, मिली। 10⁻⁻6 कूलाम माइक्रो कूलाम, 10⁻⁻12 कूलाम दैट इज पीको कूलाम, 10⁻⁻3 कूलाम दैट इज मिली कूलाम। ठीक है, तो मोस्टली जगह यही इसी तरीके से आता है, एक कूलाम चार्ज इतना जल्दी नहीं आता है। ठीक है, तो आपको वैसे इससे भी पता चल गया होगा कि कौन सा बड़ा यूनिट है, तो कूलाम जो है वो एक बहुत बड़ा यूनिट है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, स्टेट कूलाम के कंपैरिजन में तो बहुत बड़ा है। फिर यही 1 कूलाम अगर मैं एब कूलाम के टर्म्स में लिखता हूं, तो एब कूलाम होगा 1/10 एब कूलाम, इसका मतलब एब कूलाम बड़ा है, इसका मतलब एब कूलाम बड़ा है। 1 एब कूलाम कितना होगा, 1 एब कूलाम इज इक्वल्स टू 10 कूलाम, है ना। तो एब कूलाम उससे भी क्या होता है, बड़ा होता है। फिर एक है फैराडे, 1 फैराडे, और ये मैंने बताया ये लार्जेस्ट यूनिट है, 96,500 कूलाम्स आर इक्वलेंट टू 1 फैराडे। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, बहुत बड़ा यूनिट है। तो चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है बच्चों, फैराडे है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इससे बड़ा चार्ज का यूनिट अभी नहीं है। और ये कैसे नापा गया, तो 1 मोल वाटर अगर आप लेंगे, है ना, 1 मोल पानी ले लो, उस पानी के पास में जितना चार्ज होगा, उस वाटर के पास में जितना चार्ज होगा, दैट इज नॉन एज 1 फैराडे। ये डेफिनेशन करने का तरीका दिया गया है। ठीक है, तो 1 कूलाम इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻⁹ स्टेट कूलाम और ESU और फ्रैंकलिन, 1 कूलाम इज इक्वल्स टू 1/10 एब कूलाम और EMU, 1 एब कूलाम इज इक्वल्स टू 10 कूलाम, एंड फाइनली 1 फैराडे इज इक्वल्स टू 96,500 कूलाम्स। ये ऊपर वाला इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है और ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान में रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट दिमाग में रहेगा, दैट इज यूनिट, दैट इज ऑल अबाउट यूनिट्स। ठीक है, अब इसके बाद में अगर मैं चार्ज की डायमेंशन के बारे में बात करता हूं, डायमेंशन, थोड़ा सा पहले देखो कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है, तो ये इसके फॉर्मूले से पता चलेगा। चार्ज Q इज इक्वल्स टू IT, I करंट है बच्चों, करंट जो है उसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, स्केलर क्वांटिटी है करंट। टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी को दूसरी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो एक नेक्स्ट थर्ड स्केलर क्वांटिटी ही आएगी। बात समझ में आई। तो चार्ज अपने आप में क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। और ये कैसे पता चला, तो हमने देखा कि फॉर्मूला इसका ऐसा ही है जो स्केलर से ही बन रहा है। ठीक है,
फिर डायमेंशन भी फॉर्मूला से बनेगी। जब आप लिख रहे हैं Q इज इक्वल्स टू IT, ये तो है फॉर्मूला, ये डायमेंशन नहीं है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इससे डायमेंशन क्या आएगी, करंट का डायमेंशन क्या लिखा जाता है, A लिखा जाता है। अरे डायमेंशन क्या होता है, MLT में लिखते हो ना, नहीं लिखते हो, वो वाला ही काम कर रहा हूं मैं। तो करंट का डायमेंशन A, टाइम का डायमेंशन T, और करंट सिंगल टाइम आई है यहां पे 1 लगा दिया, टाइम सिंगल टाइम आया यहां पे 1 लगा दिया। A1 T1 इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज। ठीक है, A1 T1 इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज। इस तरीके से काम होगा। सिंपल था नहीं था बताओ? अरे था नहीं था रे, था ना? चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। सीरीज वाइज प्लीज लिख लीजिएगा, ऐसा का ऐसा यूनिट एंड डायमेंशन डालिएगा, फॉर्मूला लिख लीजिएगा और फिर इसको कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, चलो उतार लिया? हाँ चलो देवताओं, स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो मेरे साथ में उतार लिया करो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो मेरे साथ में उतार लिया करो। थोड़ा बहुत टाइम मैं आपको दूंगा ही दूंगा, जिसके अंदर आप बहुत जल्दी उतार सको। शॉर्ट नोट बनाने की कोशिश करो, है ना, जल्दी से शॉर्ट नोट बना लिया करो कि ये, ताकि आपको याद करने में आसानी। कभी बुक पढ़ोगे ना तो भी इजी रहेगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद में, ये तो फर्स्ट पॉइंट था, दैट इज यूनिट एंड डायमेंशन। फिर इसके बाद में हम इलेक्ट्रोस्कोप को डिस्कस करने वाले थे। अब इलेक्ट्रोस्कोप क्या चीज है, तो हम बोलते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास में, उस ऑब्जेक्ट के पास में चार्ज है या नहीं है, वो कैसे पता चले, उसको डिटेक्ट कैसे करें। ठीक है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है बच्चों, इलेक्ट्रोस्कोप्स का यूज किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, द डिवाइसेस मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रोस्कोप। और इलेक्ट्रोस्कोप अकेला डिवाइस नहीं है, इसके अलावा भी अदर डिवाइसेस है, जैसे इलेक्ट्रोमीटर्स, वोल्टामीटर, नॉट वोल्टमीटर, वोल्टामीटर, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, और इलेक्ट्रोस्कोप तो रहा। ठीक है, ये फोर्थ वन विल बी द इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, ये सारे वो डिवाइसेस हैं बच्चों जिनके थ्रू आप चार्ज के प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। इनमें से हम जिसे डिस्कस कर रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रोस्कोप। हमारी बुक में से एक टॉपिक हट गया है कि आप किसी पेपर से कैसे इलेक्ट्रोस्कोप बना सकते हैं, वो एक एक्टिविटी थी छोटी सी, एक पैराग्राफ था, वो हट गया, वो पैराग्राफ ही उन्होंने हटाया, लेकिन इलेक्ट्रोस्कोप को नहीं हटाया है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज इलेक्ट्रोस्कोप एंड व्हाई वी यूज इट। तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक नहीं बोलना चाहिए इसे, इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिकल भी क्यों बोले भैया, इसके अंदर कोई वैसा कुछ यूज नहीं कर रहा है। चलो, एक डिवाइस ही है, इट्स अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, बस इतना दिमाग में रखो। ठीक है, फिर हमारे पास में गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है। तो ये है क्या चीज, तो इट इज द डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया उसे हमने क्या कहा, इलेक्ट्रोस्कोप कहा। हमारी बुक में कौन सा है, हमारी बुक में है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ये हमारी बुक का पार्ट है ना। अब ये बहुत अच्छा खासा डिवाइस है बच्चों, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। आपको दिखाई भी दे रहा होगा, साइड में देखो एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। एक जार है, उस जार के अंदर एक रोड है स्ट्रेट अवे, दिखाई दे रही है, एक रोड है स्ट्रेट अवे उस जार के अंदर, है ना, स्ट्रेट वर्टिकल रॉड। और उस स्ट्रेट वर्टिकल रॉड को एक ग्लास के जार के अंदर क्या कर रखा है उन्होंने, बंद कर रखा है, पैक कर रखा है। उस वर्टिकल रॉड के नीचे की तरफ देखो, उस वर्टिकल रॉड के नीचे की तरफ देखो, आपको दो क्या दिखाई दे रहे हैं, शेप दिखाई दे रहे हैं, लीव्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वो लीव्स गोल्ड के बने हुए हैं, इसलिए इसे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बोला है। उस वर्टिकल रॉड के ऊपर की ओर देखो, ऊपर की ओर आपको एक सर्कुलर डिस्क दिखाई देगी, एक डिस्क है। ठीक है, वो भी मेटेलिक है। तो जो एक रॉड है वर्टिकल रॉड, वो भी मेटेलिक वर्टिकल रॉड है, ऊपर एक डिस्क है, वो भी मेटेलिक डिस्क है। ठीक है,
और एक जार के अंदर वो रखे हुए हैं। उस वर्टिकल रॉड का जो लोअर एंड है उसके ऊपर आपने गोल्ड लीफ को रख रखा है ना, वो गोल्ड लीफ आपने एडजस्ट कर रखा है। कुछ इस तरीके का डिवाइस है। तो अगर मैं इसे अभी बोर्ड पे बनाता हूं तो ये कुछ ऐसा डिवाइस है। अरे यही तो बता रहे हैं। ये वर्टिकल रॉड जिसकी मैं बात कर रहा था, ये वर्टिकल रॉड है। इस वर्टिकल रॉड के लोअर एंड के ऊपर गोल्ड लीफ को क्या किया गया है, एडजस्ट किया गया है। ये गोल्ड लीव्स है ना। इसके अपर एंड पर क्या है, एक सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर मेटालिक डिस्क है। और ये वाला जो रॉड है ये वर्टिकल रॉड है, वर्टिकल मेटालिक रॉड। ये गोल्ड लीफ है और वो भी गोल्ड लीफ ही है, दूसरा वाला भी गोल्ड लीफ ही है। ये कॉर्क के थ्रू हमने इसको क्या कर रखा है, पैक कर रखा है, ताकि और कुछ इसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो एक हॉलो ग्लास जार, उस हॉलो ग्लास जार के अंदर आपने क्या कर रखा है, ये सारी चीज को एडजस्ट कर रखा है। आप चाहें तो यहाँ पे टिन लगा सकते हैं, टिन का एक शीट लगा सकते हैं नीचे की ओर, नहीं लगाएं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये क्या कहते हैं, इसके इक्विपमेंट की कैपेबिलिटी को बढ़ा देगा। ये जो टिन की शीट है ये इक्विपमेंट की कैपेबिलिटी को बढ़ा देगा। मोस्टली बुक्स के अंदर इसे ग्राउंड भी किया जाता है, यहाँ पे इसकी ग्राउंडिंग को रिप्रेजेंट किया जाता है, इधर से उसको ग्राउंडिंग दी जाती है, ठीक है। और ये टिन शीट मान लीजिए। चलो होता क्या है, क्या हो रहा है इसके थ्रू, कैसे प्रेजेंस पता चलती है, ये अपन देखते हैं। तो ये एक सिंपल से लॉजिक को यूज करता है। वो सिंपल सा लॉजिक क्या है, तो ये हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के अंदर देखा। मैंने आपको बताया भी था बच्चों कि आप जब स्केल को लेते हैं, वो शॉर्ट वीडियो देखा नहीं देखा, एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया था, प्लीज उसे देख लीजिएगा, वो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो आप एक स्केल लें, स्केल को अपने सिर से रब कर लीजिए या फिर किसी भी कॉटन से क्या कर लीजिए, रब कर लीजिए। स्केल मेटेलिक नहीं होना चाहिए, मेटेलिक स्केल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्लास्टिक वाले स्केल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्लास्टिक वाले स्केल को रब करो किसी से भी, या तो सिर से रब कर लो या फिर आपके पास में कोई भी कॉटन क्लोथ है उससे आप क्या कर लो, अच्छे से रब कर लो। और उस जब स्केल को आप छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर के पास में लेकर के आएंगे तो वो पेपर पीसेस क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। एक वीडियो आपने देखा होगा, एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया था, वो अगर आपने देखा हो तो, ठीक है। तो वो उससे क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। क्लियर हुआ, तो अट्रैक्शन होता है। वो क्या, क्यों अट्रैक्शन हुआ, तो हम बोलते हैं जब आप रब करते हो ना, तो वो जो स्केल था उसके पास में या तो पॉजिटिव आ जाता है या नेगेटिव आ जाता है, दोनों में से कोई भी एक चार्ज उसके पास में आएगा, लेकिन वो चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और वो चार्ज स्केल क्या है, छोटे छोटे लीव्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट हमें पता चलता है, क्या पता चलता है कि एक पॉजिटिव ऑब्जेक्ट जो है वो एक नेगेटिव ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, पहला। दूसरा, एक पॉजिटिव ऑब्जेक्ट दूसरे पॉजिटिव ऑब्जेक्ट को रिपेल भी कर सकता है, ये रिपल्शन है। एक नेगेटिव ऑब्जेक्ट दूसरे नेगेटिव ऑब्जेक्ट को रिपेल करता है, ये प्रॉपर्टी के अंदर आता वैसे, लेकिन पहले इसको डिस्कस करना पड़ रहा है। चलिए, तो क्या होता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक पॉजिटिव और पॉजिटिव एक रिपेल करते हैं, नेगेटिव और नेगेटिव क्या होते हैं, रिपेल होते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। इतना क्लियर हुआ? चलिए, तो इस तरीके का काम कुछ इसके अंदर बैठ रहा है। अब होता क्या है, मैं इस वाली चीज को, इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करने की कोशिश करूंगा। कैसे, वो समझिएगा। लेट सपोज करो इनिशियली सपोज न्यूट्रल है, ना इसके पास में कोई चार्ज है, ना इस रॉड के पास में कोई चार्ज है, ना ही इस गोल्ड लीफ के पास में कोई चार्ज है, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक चार्ज रॉड लेकर के आए, एक प्लस वाले चार्ज रॉड लेकर के आए, ये प्लस वाली चार्ज रॉड लेकर के आए, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रॉड लेकर के आए, और इस पॉजिटिव चार्ज रॉड को आपने कनेक्ट कर दिया किससे, इस सर्कुलर डिस्क से आपने टच कर दिया। तो क्या होगा, इसका कुछ पॉजिटिव चार्ज इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, है ना, इसका कुछ पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। यहां से चार्ज हटा और इसमें चला गया, किसमें, सर्कुलर डिस्क में।
ये सर्कुलर मेटल डिस्क से ये चार्ज होता हुआ इस वर्टिकल रॉड से होता हुआ किसके पास में पहुंचा, गोल्ड लीफ के पास में पहुंचा। तो कुछ पॉजिटिव चार्ज इसके पास में आया, कुछ पॉजिटिव चार्ज इसके पास में आया, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये गोल्ड लीफ क्या हो जाएगी, पहले अगर गोल्ड लीफ का लोकेशन ऐसा था तो वो शायद ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी डिस्प्लेस हो जाएगी, अवे डिस्प्लेस हो जाएगी। अगर वो अवे डिस्प्लेस हो रही है तो हम बोल रहे हैं कि भैया चार्ज है। गोल्ड लीफ में अगर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो चार्ज है। अगर गोल्ड लीफ में डिस्प्लेसमेंट नहीं आता ना बच्चों तो हम बोलते चार्ज नहीं है। बात समझ में आई क्या, क्लियर है ये बात? तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि कोई भी अगर चार्ज ऑब्जेक्ट इसके कांटेक्ट में आएगा तो गोल्ड लीफ में डिस्प्लेसमेंट होगा, और अगर गोल्ड लीफ में डिस्प्लेसमेंट है तो ऑब्जेक्ट चार्ज है। अगर इसके पास में चार्ज ही नहीं होता तो कोई चार्ज इसके पास में भी नहीं आता और कोई चार्ज यहां पर भी नहीं जाता, ठीक है। तो कहीं पर भी चार्ज आता नहीं तो गोल्ड लीफ जैसा था इनिशियल स्टेट में थी वैसी की वैसी ही रह जाती। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट के पास में कोई चार्ज था ही नहीं। बात समझ में आई क्या? बहुत सिंपल सा था, क्लियर हुआ ये? तो वैसे तो एग्जाम के अंदर आएगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम आ सकता है, तो डायग्राम थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। डायग्राम को बनाने के लिए आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इतना बना करके आ जाइए। हाँ, इसे ग्लास जार लिख लीजिएगा, इसे ग्लास जार लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इतना चीज़ बना करके आओ, आपका काम हो जाएगा। ध्यान में रखो इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है ना, प्रेजेंस को बताता है कि भैया चार्ज प्रेजेंट है या फिर नहीं है। नेचर ऑफ चार्ज को भी ये बता सकता है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये कैसे है इसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो एक रॉड ऐसा लिया अपन ने, प्लस 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 लेने से ये थोड़ी बहुत क्या हुई, डिस्प्लेस हुई, क्योंकि इसके पास में प्लस आया तो यहाँ पर प्लस आया और यहाँ पे प्लस आया। ये मेरे को पता था, ये मेरे को पता था, मैंने पहली रॉड प्लस वाली ली थी इसलिए ये मेरे को पता था ये डिस्प्लेस हुआ। ये मेरे को पता है, ये पहली वाली रॉड मेरे को पहले से पता है कि प्लस वाली चार्ज की है, ठीक है। अब अगर मैं इसको हटा देता, अभी भी ये डिस्प्लेस्ड ही रहा क्योंकि इसके पास में चार्ज आ चुका है। अब मैं दूसरी रॉड लेकर के आता हूं, मेरे को पता नहीं है कि इसके पास में कौन सा चार्ज है। दूसरी रॉड लेकर के आ रहा हूं लेकिन मेरे को पता नहीं है कि इसके पास में कौन सा चार्ज है, ठीक है। मैंने इसको टच किया, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हुआ, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हुआ तो हम बोलेंगे ये जो दूसरी रॉड है इसके पास में कोई चार्ज नहीं है। अगर इसका डिस्प्लेसमेंट और बढ़ गया, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट और बढ़ गया तो हम बोलेंगे इसके पास में भी प्लस का ही चार्ज है, ठीक। और अगर इसका डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, इनिशियल के कंपैरिजन में कम हो गया, तो हम बोलेंगे इसके पास में नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये बात ध्यान रख लिया। तो प्रेजेंस ऑफ चार्ज और नेचर ऑफ चार्ज को किसके थ्रू डिटेक्ट किया जा सकता है, इलेक्ट्रोस्कोप के थ्रू डिटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। इतना ही दिमाग में रखो। वापस से बोल देता हूं, ऊपर वाली लाइन दिमाग में रखिएगा, इससे ज्यादा नहीं आने वाला, और ये डायग्राम दिमाग में रखिएगा, इससे ज्यादा नहीं आने वाला। जोर मत डालना दिमाग के ऊपर, ठीक। वैसे कॉन्सेप्ट आपको हर एक चीज का पता होना चाहिए, ठीक है। चलो जल्दी से एक बार के लिए इसको नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन करो, ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। इस टॉपिक के बाद में बच्चों हम डिस्कस कर लेते हैं एक छोटा सा पॉइंट है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। और उम्मीद करता हूं वैसे सभी को पता है कंडक्टर क्या होते हैं, देवताओं बताओ भाई। अरे कंडक्टर क्या चीज होती है? कॉपर एक कंडक्टर है, एल्यूमिनियम एक कंडक्टर है, सिल्वर एक कंडक्टर है ना, आयरन एक कंडक्टर है। ये कंडक्टर होते क्या है बच्चों? कंडक्टर वो होते हैं जो सिंपली करंट को पास करते हैं या जिनके थ्रू चार्ज का फ्लो जो है वो पॉसिबल है ना। ऐसा कोई भी मैटर जिसके थ्रू चार्ज का ट्रांसफर होना पॉसिबल है, जिसके थ्रू चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आसानी से चला जाए, वो सारे के सारे किस में आएंगे? कंडक्टर्स में आएंगे। तो वो चार्ज के फ्लो को रिप्रेजेंट करवाते हैं, उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, वो कंडक्टर जो होते हैं। मैं लिख नहीं रहा हूँ टॉपिक, ठीक है, पता चला कंडक्टर कितना है। और इंसुलेटर क्या होता है? जिनके थ्रू चार्ज पास नहीं होता या फिर जो करंट को पास नहीं करते, जिनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिनके थ्रू करंट पास हो ही नहीं सकता। प्लास्टिक एक सबसे अच्छा क्या है हमारे लिए? एक इंसुलेटर है। तो ऐसे मटेरियल जो करंट को पास नहीं करते हैं ना बच्चों, उन सभी को हम इंसुलेटर बोलते हैं। और जिनके थ्रू करंट पास हो जाती है उन्हें हम कंडक्टर्स बोलते हैं। सेमीकंडक्टर्स भी आते हैं लेकिन वो हमारे डिस्कशन का अभी पार्ट नहीं है, लास्ट वाले चैप्टर में अपन डिस्कस करेंगे उस चीज़ को। वैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है उसे, है ना। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इंपॉर्टेंट वन, जो आज के वीडियो लेक्चर का
सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को इतना इंपॉर्टेंट नहीं मान रहा हूँ, आप सिर्फ डेफिनेशन याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का बेसिक वर्किंग जो है ना, वो भी इसी पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग। अब मेथड ऑफ चार्जिंग में क्या भैया, किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज कर सकते हैं इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और चार्ज कैसा आएगा, या तो पॉजिटिव आएगा ऑब्जेक्ट के पास में या नेगेटिव आएगा। दो ही तरीके का चार्ज हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। नेगेटिव चार्ज क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रॉन दे देना। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज। यही तो चीज है बच्चों, है ना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए आपके पास में सिर्फ और सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को दो या फिर इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकालो। इलेक्ट्रॉन दो या बाहर निकालो, यही तो तरीका है। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होना चाहिए। हम ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं बोलते हैं, है ना। आप कभी भी देखोगे कि भैया किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे करेंगे, कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं है ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग, नहीं लिखा हुआ है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग, ये लिखा हुआ है। ऐसा क्यों भैया? प्रोटॉन का ट्रांसफर क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये थोड़ा हमें समझने की बात है कि जब भी आप किसी एटम को डिस्कस करते हैं तो एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर होते हैं, ऑर्बिट्स में ट्रेवल कर रहे होते हैं। इन प्रोटॉन को बाहर निकालने के लिए एक सिंपल सा बताता हूं आपको, एक तरीका बताता हूं ना। इन प्रोटॉन्स को बाहर निकालने के लिए भी एनर्जी चाहिए, और इन इलेक्ट्रॉन्स को भी बाहर निकालने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। दोनों को ही बाहर निकालने के लिए एनर्जी चाहिए, दोनों को ही बाहर निकालने के लिए एनर्जी चाहिए। लेकिन अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो मेरे को वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ इतना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत कम अमाउंट होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही मान लो एक बार के लिए। कंपैरिजन करते हैं यूनिट का, यूनिट का कंपैरिजन करते हैं। इलेक्ट्रो वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैसे जूल होता है ना, जूल की तरीके से इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी चाहिए, तो इस प्रोटॉन को बाहर निकालने के लिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में एनर्जी चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कितना ज्यादा? 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी प्रोटॉन को बाहर निकालने के लिए। ये एक सिंपल सा आइडिया बता रहा हूं, है ना। तो बताओ, प्रोटॉन्स का ट्रांसफर इजीली पॉसिबल है एटम से, या फिर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर इजीली पॉसिबल है? कौन सा ट्रांसफर इजीली पॉसिबल है बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर इजीली पॉसिबल है। पता चल रहा है? कंपैरिजन ध्यान रखिए। कोई भी अगर आपसे पूछे ना कि भैया प्रोटॉन का ट्रांसफर क्यों नहीं बोलते हैं, तो ये ध्यान में रखें, प्रोटॉन जो है वो किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस से किसी भी एलिमेंट को बाहर निकालने के लिए, किसी भी पार्टिकल को बाहर निकालने के लिए एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है विद कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, बस सीधा सा। अभी इतना ही ध्यान में रखो, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको आते आते समझ में आ ही जाएगा कि एनर्जी है क्या, ठीक है। अभी इसमें कंफ्यूज मत होना, बस इतना दिमाग में रखो कि भैया बहुत ज्यादा 10⁻6 टाइम्स ज्यादा एनर्जी चाहिए प्रोटॉन को निकालने के लिए, जो जल्दी से पॉसिबल नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रॉन ही आसानी से बाहर निकलता है, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द रिस्पॉन्सिबल। बात समझ में आई? तो किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रीजन क्या है चार्जिंग का? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड चार्जिंग? अगर मैं रीजन लिख देता हूं तो रीजन क्या है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज द रीजन बिहाइंड चार्जिंग, ठीक है। फिर दो मेथड को अपन ने डिस्कस करना है। फर्स्ट मेथड दैट इज बाय फ्रिक्शन। फर्स्ट मेथड कौन सा है? बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या? ये जो वीडियो अभी शॉर्ट में देखा है, नहीं देखा है? पहले तो वो शॉर्ट वाला वीडियो देखो, मैं लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक देख लीजिएगा प्लीज, शॉर्ट वीडियो, उससे आपको समझ में आएगा। फ्रिक्शन में क्या होता है बच्चों? आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है, दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट ले लीजिए, है ना। एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट ये रहा मेरे पास में, और एक ये रहा। दोनों प्लास्टिक नहीं ले रहा मैं, एक ये रहा। क्या होगा बच्चों? इन दोनों को मैं रब करूं, एक हैंड को और एक इसको। हालांकि हैंड से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि मैंने नीचे चप्पल नहीं पहन रखी है, स्लीपर्स नहीं पहन रखे, तो जितना भी चार्ज बनेगा वो सारा ग्राउंड में जाएगा। ऐसा काम
नहीं करने का है। नीचे चप्पल पहन लीजिएगा, उसके बाद में ये काम कीजिएगा। अभी तो ऐसा कुछ होगा नहीं तो मैं कर नहीं पाऊंगा, स्लीपर मेरे को दिख भी नहीं रही है। मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें क्या किया था, एक स्केल लिया था और एक कॉटन मैंने लिया था, उन दोनों को रब किया था। रब करने के बाद में इस स्केल के पास में कोई ना कोई चार्ज आया होगा, स्केल के पास में कोई ना कोई चार्ज आया होगा। अभी मैं इसको स्केल मान लेता हूँ, ये प्लास्टिक की कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये वाला जो स्केल था वो छोटे छोटे पीसेस को अपनी ओर क्या कर सकता था, अट्रैक्ट कर सकता था। क्या कर सकता था, अट्रैक्ट कर सकता, अपनी ओर खींच सकता था। पेपर पीसेस को छोटे छोटे होने चाहिए, ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, उनको अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता था। इसके पास में कैपेबिलिटी आ गई अट्रैक्शन की, पहले नहीं थी, बाद में आई। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जब भी आप किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में रब करते हैं ना, तो एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलता है और दूसरे में चला जाता है। ठीक है, वापस से एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और दूसरे में चला जाएगा रब करने का प्रोसेस में। ठीक है, तो रबिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है ऑब्जेक्ट, वो तो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, और जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को ग्रैब कर लेता है, गेन कर लेता है, वो हो जाता है नेगेटिवली चार्ज। बात समझ में आई? दो ऑब्जेक्ट इनको आपने क्या किया, रब किया। रब करने पर एक से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और दूसरे में चला गया, एक से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और दूसरे में चला गया। तो इसके पास से इलेक्ट्रॉन हटे और यहां पर चले गए। इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया, तो ये बना नेगेटिवली चार्ज्ड। और इसने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो ये बना पॉजिटिवली चार्ज्ड। बात समझ में आई क्या? ये फ्रिक्शन का प्रोसेस है। तो जो इनिशियली दोनों कैसे थे बच्चों, हाँ, न्यूट्रल थे, दोनों के पास में अगर चार्ज देखता तो मैं जीरो देखता, लेकिन अब एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज है। ये बात ध्यान में रखिएगा। चार्जिंग हुई नहीं हुई, किसके कारण हुई, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण। तो सिंपल सा है, व्हेन एवर वी रब टू ऑब्जेक्ट्स विद ईच अदर, the electrons get transferred from one object to another one. The object which removes the electron becomes positively charged and the object which gains the electrons become negatively charged. बात समझ में आई? अब इसमें कॉन्सेप्ट समझो। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा तो ये दो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा, गेन करेगा। ऐसा नहीं कि इसने दो बाहर निकाले और इसने एक ही लिया, ऐसा नहीं। अगर ये दो बाहर निकाल रहा है इलेक्ट्रॉन तो ये भी दो गेन करेगा। अगर ये तीन इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है तो ये तीन गेन करेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो रिजल्टेंट अगर चार्ज आप देखते हैं ना, टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम अभी भी कितना है, जीरो है। अगर इसका प्लस का 2 है तो इसका माइनस का 2, टोटल चार्ज अभी भी जीरो था, क्योंकि हमने न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स को ही लिया था। बात समझ में आई है? तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। फ्रिक्शन पता चला, एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दूसरे में जाएंगे, जो निकालेगा बाहर वो पॉजिटिवली चार्ज और जो गेन करेगा वो नेगेटिवली चार्ज। बात खत्म। ठीक है, अब कौन सा पॉजिटिव बनेगा कौन सा नेगेटिव बनेगा उसका एक ऑर्डर है। अदरवाइज मैं बच्चों को वर्क फंक्शन से समझाता हूं कि ये सारी रामायण वर्क फंक्शन की है। एक चीज है, किसी भी ऑब्जेक्ट से बाहर निकालने के लिए आपको उसको एनर्जी देनी पड़ती है। ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, बिना एनर्जी के काम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी उस एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं, वर्क फंक्शन। ठीक है, अब किसी ऑब्जेक्ट का वर्क फंक्शन ज्यादा होता है, ज्यादा मतलब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तभी जाके इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकालते। ठीक है, और किसी की वर्क फंक्शन कम होती है, इसका मतलब थोड़ी एनर्जी दो इलेक्ट्रॉन बाहर। ठीक है, तो ऐसे का वर्क फंक्शन कम होता है। तो क्या होता है, जिनका वर्क फंक्शन कम होता है वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं। और जिनका वर्क फंक्शन हाई होता है वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है, क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकते, तो इलेक्ट्रॉन को ले ही लेते हैं, बाहर निकालने की जरूरत ही क्यों चाहिए। ठीक, तो जिनका वर्क फंक्शन कम होता है वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे और हायर वर्क फंक्शन की तरफ इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। कुल मिलाकर के लोअर वर्क फंक्शन वाले ऑब्जेक्ट से हायर वर्क फंक्शन वाले ऑब्जेक्ट की ओर इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। ये एक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, आप याद रख सकते हैं। कुछ एक एग्जाम्पल है ना, इसके कुछ एक एग्जाम्पल है, जैसे एम्बर को रब करो किससे, सिल्क क्लॉथ से,
ठीक, इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसमें चला जाएगा, कुछ ऐसा। ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ग्लास रॉड, अगेन सिल्क क्लॉथ से, ग्लास से भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और किस में जाएंगे, सिल्क क्लॉथ के पास में चले जाएंगे। तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज होता है, ग्लास पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये ध्यान में रखना। और सिल्क क्लॉथ कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ऐसा का ऐसा काम आप कैट स्किन के साथ में कर सकते हो, कैट फर के साथ में कर सकते हो। कैट फर को प्लास्टिक की रॉड के साथ में क्या करो, रब करो। कैट फर को प्लास्टिक के रॉड के साथ में रब करो तो कैट फर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, प्लास्टिक रॉड क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ऐसे ही आपके हेयर्स और कॉम्ब के साथ में कर सकते हो, हेयर और कॉम्ब। हेयर क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉन कॉम्ब के पास में चला जाता है, कॉम्ब विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, ये बात तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ये बेसिक चीज है। ठीक है, डन हुआ इतना। चलिए, तो फ्रिक्शन के अंदर क्या हो रहा है, रब करो, एक से दूसरे में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराओ। बात समझ में आई क्या, दैट इज मेथड ऑफ चार्जिंग, फर्स्ट वन दैट इज बाय फ्रिक्शन। ओके, चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट वन कौन सा है हमारे पास में, बाय कांटेक्ट। बाय कांटेक्ट, अब इसमें क्या होगा बच्चों, बाय कांटेक्ट के अंदर है ना, एक ऑब्जेक्ट आपके पास में क्या होता है, चार्ज होता है, पहले से ही आप एक चार्ज ऑब्जेक्ट रखते हैं, और एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को आपको चार्ज करना होता है। ठीक है, एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना होता है, चार्ज करना होता है। इससे पहले जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप अगर अभी तक देख रहे हैं इसका मतलब है आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर भी कीजिए, हो सके तो अपना स्टेटस रख लो यार एक दिन के लिए। ठीक है, जब भी वीडियो है अपना स्टेटस बना लिया करो, इतने सारे स्टेटस लगाते हो, एक इसका भी स्टेटस लगा लिया करो। चलो, हाँ, तो अपन क्या बात कर रहे थे, लाइक और सब्सक्राइब की कर लेना यार। चलो बच्चों, हाँ भाई, तो बाय कांटेक्ट सेकंड मेथड कौन सा है, बाय कांटेक्ट है। बाय कांटेक्ट में क्या होगा, आपके पास में एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होगा, ये न्यूट्रल स्पेयर मान लेता हूं, रेडियस आर मान लीजिए। ठीक है, मेटेलिक है, मतलब कंडक्टिंग स्पेयर है, और इसके नीचे ये इंसुलेटेड रॉड लगा रखी है अपन ने, और एक मेरे पास में चार्ज्ड मेटेलिक स्पेयर, पॉजिटिवली चार्ज्ड, सेम रेडियस का। अगर इसका रेडियस आर है तो इसका भी रेडियस आर ही है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो दोनों स्पेयर, दोनों का रेडियस सेम है, दोनों सेम मेटल के बने हुए हैं। अगर ये कॉपर है तो ये भी कॉपर का ही बना हुआ है। इसके पास में अपन ने बोला कि पहले से ही पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, तो ए स्पेयर पॉजिटिवली चार्ज्ड है और बी इस समय क्या है, न्यूट्रल है। ये सिनेरियो फर्स्ट है, ये सिनेरियो फर्स्ट है। अब क्या कर रहे हैं अपन, इन दोनों को कांटेक्ट में लेकर के आ रहे हैं। कांटेक्ट का मतलब दे आर इन फिजिकल कांटेक्ट, समझ लो, टच कर रहे हैं, दे आर टचिंग ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ, बाय कांटेक्ट का मतलब क्या हुआ, दे आर टचिंग ईच अदर। ओ भाई साहब, कछुआ यार डरा दिया मेरे को, दिखाऊं क्या, ये चाची का है, रूम में आ जाता है। अरे मेरे भगवान। ओके, तो सेकंड में देखो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को कांटेक्ट में लेकर के आ रहे हैं। इनको कांटेक्ट में लेकर के आए तो क्या हुआ भैया, ये जो ए स्पेयर था इससे कुछ पॉजिटिव चार्ज जो है बी स्पेयर में ट्रांसफर हो जाता है, और सेम अमाउंट का चार्ज ट्रांसफर होगा। इसका रीजन भी बता देता हूं, दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का रेडियस सेम है। तो अगर इसके पास में लेट्स सपोज करो 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके पास में कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो जैसे ही आप इन्हें कांटेक्ट में लेकर के आएंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में हो जाएंगे और 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में हो जाएंगे। और मैं प्लस लिख रहा हूं, आप बोलोगे सर आप तो गेन करवा रहे हो।
नहीं, मैं आपको रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ कि किस तरीके से काम होता है ना। टोटल चार्ज जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाता है, मैं बस आपको इतना ही बता रहा हूँ। तो अगर आपने यहाँ पे 10 प्लस बना रखे हैं तो 5 प्लस यहाँ बनाओ और 5 प्लस यहाँ बनाओ, इस तरीके से चार्जिंग होती है, ये इक्वली डिवाइड हो जाता है अगर रेडियस दोनों का क्या है, सेम है। अगर रेडियस दोनों का सेम नहीं है, पीछे बैकग्राउंड में साउंड आ रहा होगा, कहीं घर का काम चल रहा है, ठीक है। अगर रेडियस सेम नहीं है तो ध्यान में रखो, जिसके पास का रेडियस ज़्यादा है, जो बड़ा गोला है, उसके पास में चार्ज ज़्यादा आएगा, और जो छोटा गोला है उसके पास में चार्ज कम आएगा। मतलब द स्फीयर हैविंग लेसर रेडियस विल हैव लेसर चार्ज, है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इक्वली डिवाइड हो जाएंगे अगर इक्वल रेडियस है तो, अदरवाइज अगर अनइक्वल रेडियस है तो जिसका रेडियस ज़्यादा है कंपैरेटिवली उसके पास में चार्ज ज़्यादा आएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये डन हुआ, इतना क्लियर है? चलो, तो ये पता चला। अब देखो, इसके पास में प्लस आ गया, इसके पास में भी प्लस आ गया। अगर टोटल सिस्टम का चार्ज देखोगे तो टोटल सिस्टम का चार्ज अभी भी 10 ही है, 5 + 5 10 ही होता है, ठीक है। अब ये हुआ, बी चार्ज हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को अगेन स्प्लिट अप कर रहे हैं। ये सेकंड सिनेरियो था, अब इसको स्प्लिट अप कर दो। तो जो चार्ज अभी दूर दूर दिखाई दे रहा था, अब वो इसकी सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बी जो पहले न्यूट्रल कंडीशन के अंदर था, बी जो पहले न्यूट्रल कंडीशन में था, जिसके पास में ना प्लस का था ना माइनस का चार्ज था, वो अब पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। तो इसका सिंपल सा तरीका है, वेन एवर अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन कॉन्टेक्ट विद another neutral object, then the neutral object gets charged, ठीक है। और चार्ज भी कैसा होगा, सेम नेचर के चार्ज से। अगर ये ऑब्जेक्ट जो है प्लस का चार्ज है तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट भी आफ्टर कांटेक्ट प्लस का ही होगा। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लेता, यहाँ पे माइनस 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 लेता, तो ये बी भी बच्चों माइनस का ही बनता। सेम नेचर के चार्ज से वो क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा, दिमाग में रहेगा। तो कांटेक्ट में क्या होता है, एक चार्ज ऑब्जेक्ट को एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लेकर के आते हैं, उस कांटेक्ट से कुछ चार्ज एक से न्यूट्रल के पास में चला जाता है और फाइनली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, चार्ज बन जाता है। इतना सही है भाई कांटेक्ट, इसके ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। समझ में आया ये? चलो, तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। सिनेरियो 3 था वैसे, ठीक। चलो, तो आज के लिए इतना ही, कंप्लीट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं अगर साइड में नहीं खड़ा था तो अब साइड में खड़ा हो जाता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 1, 2 और 3 सीक्वेंस ध्यान में रखिएगा, कैसे कैसे काम हो रहा है। एग्जाम में सीक्वेंस पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, और ये वैसे एग्जाम के पर्पज से नहीं, कॉन्सेप्ट के पर्पज से आपको पता होना चाहिए कि भैया कॉन्टैक्ट में होता क्या है ना। जो इंडक्शन पढ़ेंगे उसमें टच नहीं करवाएंगे, बस बिना टच करवाए ही चार्ज को ट्रांसफर करवा देंगे, वो इंडक्शन होता है। सीबीएसई वालों को थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि इंडक्शन में होता क्या है, इंडक्शन का अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना ही बच्चों, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर। अगेन बोल रहा हूँ, अगर शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक तो आपने किया ही होगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर।